कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं एक हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूं और हिंदी मीडियम के छात्रों का दर्द भली भांति जानता हूं कि जब सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस जो एसएससी जितना भी परीक्षा कंडक्ट करवाती है उसमें अंग्रेजी बहुत मायने रखता है। उसके प्रश्नों को हल करने में हिंदी माध्यम के छात्रों को काफी एक भय सा माहौल लगता है। उनको लगता है कि हमसे नहीं बनेगा, जिसके कारण वो एसएससी की तैयारी छोड़ देते हैं। मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं जिनका कि जीके बहुत अच्छा है, मैथ भी अच्छा है, रीजनिंग भी अच्छा है, और वो इंग्लिश की वजह से केवल एसएससी की तैयारी छोड़ देते हैं और रेलवे तथा अदर क्षेत्रीय एग्जाम में लग जाते हैं। दोस्तों, तो अब बात ये आता है कि आखिर दिक्कत क्यों होता है। दिक्कत क्यों होता है इंग्लिश में? तो देखिए, जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि राम एक लड़का है, राम इज ए बॉय, आपको पता नहीं रहेगा, आप चले जाइएगा सीधा वन वर्ड पूरा लंबा चौड़ा बनाने, आप पूरा फ्रेज देखने चले जाइएगा, उसका आपका छोटा सा पार्ट, उसका जो टुकड़ा होता है उसका आपको अर्थ नहीं पता रहेगा। आपको जब पता नहीं रहेगा कि राम जाता है, राम इज गो होता है कि राम गोज होता है कि राम गो होता है, तब आप कैसे उतना बड़ा कंप्रहेंशन और क्लोज टेस्ट को बना पाइएगा। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है, क्या है कि पहले आप सीढ़ी दर सीढ़ी तैयारी कीजिए। तो सीढ़ी दर सीढ़ी तैयारी करने का क्या मतलब है कि सबसे पहले हमें ट्रांसलेशन से स्टार्ट करना चाहिए। ट्रांसलेशन से कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? तो एक ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक आता है, वो आर.के. सिन्हा सर का बुक है। वो जब 5वां 6ठा में हम लोग पढ़ते थे तो उसमें वो इस्तेमाल होता था, हम लोग प्रयोग करते थे उस बुक का। और एक इंग्लिश ग्रामर का भी बुक आता है, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, वो भी आर.के. सिन्हा सर का है। वो पतला सा किताब है और उससे आप पूरा बेसिक, उससे आपको एक फायदा ये होगा कि आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा कि राम जाता है, राम खाता है, टाइम एंड टेंस पूरा बढ़िया हो जाएगा आपका। मैं खाता रहूंगा, मैं जाता रहूंगा, मैं जाता रहा था, मतलब जितना भी जो भी इंग्लिश का बेसिक होगा आप उसको सबसे पहले जब अंग्रेजी की तैयारी करें तो हम सीधा 2 महीना 1-1.5 महीना तो कम से कम आप इंग्लिश ट्रांसलेशन का उस बेसिक बुक से आप तैयारी कीजिए और ग्रामर को दोनों मिला के 1 महीना भी पढ़िए, मतलब 2 महीना करीब करीब उसको आप मतलब उस पर टाइम दीजिए। उसके बाद आप जो भी नाउन प्रोनाउन और जो भी मतलब टॉपिक आता है इंग्लिश में आप उसको फिर मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी तैयार कीजिए। अब देखिए, जब हम भी तैयारी करते थे तो हमारे कोचिंग में एक बार आए थे सीजीएल के 2-3 लोग जो थे, टॉपर लोग थे, वो लोग आए थे। तो वो लोग से जब मतलब वो लोग जब बताने लगे तो वो लोग कहते थे कि मेरा इंग्लिश खुद ही बढ़िया था। लेकिन मेरा प्रश्न रहता है कि कैसे बढ़िया था भाई? खुद ही बढ़िया था इसका मतलब क्या होता है, काहे होता है? मेन तो हम लोग जैसे हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो हम लोग ज्यादा प्रश्न करते हैं कि काहे होता है, कैसे होता है, मतलब कुछ भी होता है तो उसको समझने का, जब तक आप रट के कितना करिएगा, नहीं समझिएगा तो आप रट के कोई भी चीज नहीं कर पाइएगा। उसमें जो टॉपर लोग थे वो लोग बताते थे कि द हिंदू पढ़ते थे, लेकिन हमें मानना है, हम आज तक जितना भी तैयारी किए हैं, अभी तक एसएससी में करीब 7-8 सिलेक्शन भी हुआ है, तो कभी हम द हिंदू और कोई भी अंग्रेजी मतलब अखबार हम नहीं पढ़े हैं। हमको थोड़े ना यूपीएससी मतलब हमको मेंस लिखने जाना है, हमको तो वनडे एग्जाम है। इसमें हमको तो नाउन का क्या भेद होता है हमें पता रहे चाहे न रहे, हमें इतना पता होना चाहिए कि नाउन में एक फर्नीचर में एस लगा के एरर पूछता है। प्रोनाउन को हमको भेद पता रहे चाहे न रहे, इतना पता रहना चाहिए कि प्रोनाउन में 231 फार्मूला पूछता है कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन, और 123 फार्मूला पूछता है। तो देखिए, हम कहना क्या चाहते हैं? हम कहना यह चाहते हैं कि हमें नाउन प्रोनाउन, जैसे आप 3-3 महीना बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे जगह पे हम देखते हैं कि पढ़ाई भी होता है तो 3-3 महीना नाउन चल रहा है, 1-1 महीना प्रोनाउन चल रहा है। तो सोचिए, हमको नाउन से 7-8 ही रूल से पूरा प्रश्न पूछता है एसएससी में, तो हम क्यों 2-2 महीना उसको पढ़े कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन का पूरा कहाँ क्या प्रयोग होता है। हमको तो सटीक पढ़ना है ना, हमको थोड़े ना विद्वान बनना है। विद्वान बनने के लिए तो पूरा उम्र काफी है, मतलब पर्याप्त बचा है। एक बार सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद पूरा बढ़िया से आप, हमें तो मतलब ये कहना है कि एकदम कम पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद तो तैयारी का तो बहुत है, सीढ़ी दर सीढ़ी, फिर अच्छा तैयारी कीजिए, फिर कमीशन का तैयारी कीजिए, फिर उससे भी आगे है। व्यक्ति जब तक उम्र रहता है कोई ना कोई अपना आगामी परीक्षा का तैयारी करते रहता है।
तो अब देखिए, इसी जो मिथक है, इसी को को हम दूर करने के लिए आज वीडियो बना रहे हैं कि आखिर हिंदी माध्यम वाले छात्र इंग्लिश की तैयारी कैसे करें और कहां से करें। तो हम पहला बात तो बता चुके हैं कि सबसे पहले आप ट्रांसलेशन के बुक से आइए, उसके बाद ग्रामर के बुक से आइए, और उसके बाद देखिए इसमें कई टॉपिक पूछता है, जैसे ग्रामर है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फ्रेज है, वोकैबुलरी पूछता है, साइनोनिम्स एंटोनिम्स पूछता है। उसके बाद बहुत सारा टॉपिक से कंप्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट बहुत सारा पूछता है। तो देखिए कहाँ दिक्कत होता है कि ग्रामर और मीनिंग तो हम लोग रट लेते हैं, जो हिंदी माध्यम वाले हम भी छात्र रहे हैं, आप लोग भी बहुत सारे मेरे मित्र होंगे, तो ग्रामर और वन वर्ड ये सब तो किसी तरह रट लेते हैं। लेकिन दिक्कत आता है लिटरेचर में। लिटरेचर में कहाँ दिक्कत आता है कि 30 नंबर कंप्रहेंशन पूछता है, 25 नंबर क्लोज टेस्ट पूछता है और 20 नंबर सेंटेंस अरेंजमेंट पूछता है। 200 नंबर में से सीधा 75 नंबर लिटरेचर पूछता है। और इसमें इंग्लिश माध्यम के जो भी छात्र होते हैं, अंग्रेजी माध्यम के, वो एक बढ़त बना लेते हैं और 75 में वो लोग बहुत रेयर गलती करते हैं, मतलब 2-4 गलती करते हैं, उससे उनका स्कोर 180 और 190 आ जाता है। अब देखिए हम लोगों के साथ दिक्कत यहीं हम पिछड़ जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मैथ तो हिंदी माध्यम वालों का बढ़िया रहता है, तो आप मैथ में अच्छा स्कोर कीजिए कि 190 195 के करीब आप पहुंचिए। और रहा बात इंग्लिश का, तो आप इंग्लिश का जो 16-17 सीजीएल के बाद से जो भी इंग्लिश का जो स्तर है क्वेश्चन का, वो अब काफी मतलब कम हो गया है। वो अब मतलब थोड़ा सा आसान तरह से इंग्लिश पूछ रहा है। अब हिंदी माध्यम वाले छात्र भी अगर थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आसानी से मतलब इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर देंगे। मतलब यही आज का मेन मतलब कहने का मेरा पर्पस था दोस्तों। अब देखिए इसको हम एक उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे अगर हम खाना खाते हैं, मान लेते हैं कि एक प्लेट है, हम खाना खा रहे हैं और इसमें पूरा खाना भरा हुआ है, पूरा खाना भरा हुआ है और गर्म खाना है, और आप यहाँ से अगर बीच में अगर हाथ लगा लीजिएगा और बीच में से अगर खाना खाने की कोशिश कीजिएगा तो आपका हाथ भी जल जाएगा और मुंह भी जल जाएगा। तो देखिए हम लोग कोई प्रैक्टिकल चीजों को हम लोग रियल लाइफ में यूज नहीं करते, ये डे टू डे की चीजें हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे जो किनारा होता है, खाने का जो किनारा है, हम लोग यहाँ से हटा हटा के धीरे धीरे खाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम ये मान लेते हैं कि परीक्षा है और ये पूरा उसका सिलेबस है, तो सोचिएगा कि हम सीधा यहाँ पहुंच जाए, क्लोज टेस्ट बनाने लगे या PQRS बनाने लगे, हमको राम जाता है पते न रहे, किनारा जो है वो पता ही नहीं रहे, हम कंप्रहेंशन कहाँ से इतना बड़ा बड़ा बना देंगे। अब देखिए तो ये सब जो चीजें हैं हमारे जीवन के दैनिक जीवन में मतलब प्रतिदिन हम उसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाते हैं, यही समझना है। अब देखिए अंग्रेजी जो SSC लेवल का है कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आपको एक मतलब पता होना चाहिए कि पढ़ना कितना है, कितना सटीक पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन हाँ हिंदी माध्यम में ये दिक्कत होता है कि आपको समझाने वाला उतना बढ़िया नहीं मिल पाते हैं। जैसे मेरे साथ भी ये दिक्कत था कि जब हम भी तैयारी करते थे तो लिटरेचर अच्छा से समझाने वाले कोई मिलते नहीं थे। और जैसे इंग्लिश माध्यम वाले को तो लगता है कि कोई भी, जैसे एक बार क्लोज टेस्ट पूछा था कि इंक्वायरी को कंडक्ट किया जाता है। अब हम लोग बिहार बोर्ड हिंदी माध्यम या यूपी बोर्ड जो भी हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं उनके साथ ये दिक्कत है कि डू मतलब ही करना होता है, तो इंक्वायरी को डन क्यों नहीं करेंगे, कंडक्टेड ही क्यों करेंगे। अब तो देखिए यही सब प्रयोग किस वर्ड का कहाँ पे प्रयोग होगा। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, वन वर्ड और फ्रेज बहुत सारा है, रूट वर्ड से पढ़ाया जाता है। अब हम लोग को रूट का मतलब जड़ होता भी है और मूल भी होता है, तो हम लोग को तो पहले ही लाइन में कंफ्यूजन हो जाता है कि रूट का मतलब मूल हुआ कि जड़ हुआ, तो हम रूट वर्ड से कैसे याद कर सकते हैं। हम लोग के लिए एक ऐसा माहौल चाहिए कि सीधा दम उसको दम हिज्जे कर करके गमई भाषा में, दम ठेठ भाषा में उसको समझाया जाए, तब आप भी इंग्लिश में अच्छा कर सकते हैं। इंग्लिश को मतलब समझना काफी आसान है, केवल एक आपको मार्गदर्शक बढ़िया मिलना चाहिए कि ऐसे बनाया जाता है। अब देखिए ये सब दोस्तों तो था तैयारी से संबंधित बातें। अब हम बुक लिस्ट की बात करते हैं कि आखिर बुक लिस्ट क्या फॉलो किया जाए। तो देखिए सबसे पहले तो ट्रांसलेशन और ग्रामर की बात हम कर दिए कि उसको 1-2 महीना आप पढ़िए, बेस बना लीजिए। उसके बाद आप
बहुत सारा मार्केट में किताब अवेलेबल है, आप कोई भी किताब मत पढ़िए, क्योंकि देखिए किताब बहुत सारा है, आपको कितना पढ़िएगा आप। हमको लगता है कि एक लिमिटेड बुक लिस्ट आप रखिए, उसी से तैयारी कीजिए। और लिमिटेड बुक लिस्ट का मतलब हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1997 से लेकर के अभी 2022 चल रहा है, अभी तक का जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो इंग्लिश का पूछा हुआ है, आप उसको MB पब्लिकेशन अजय कुमार सिंह सर का भी बुक आता है, बहुत सारा मार्केट में बुक है, बुक तो सब है, केवल प्रीवियस ईयर का बुक हमें मतलब यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो उसको हम आंख से गुजार लें, एक बार बना लें, उसके बाद आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएंगे। आप एक बार इसको आजमा के देखिए। अब देखिए दोस्तों, अब हम आज कुछ प्रश्न लाए हैं आपके सामने और उसको हम बताएंगे कि कितना खूबसूरत तरीका से बनाया जाता है और बनाना कैसे है और सोचना कैसे है। तो देखिए, पहला जो आज हम प्रश्न लाए हैं वो हम आपके सामने लाए हैं फ्रेज से। फ्रेज से संबंधित हम प्रश्न लाए हैं आपके सामने। तो फ्रेज है जो, तो फ्रेज को हमें कैसे बनाना, देखिए फ्रेज में हम लोग क्या होता है कि रटते हैं कि मतलब ए बी हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता ऐसा तो होता है उसका। ए बी हाइव मतलब क्या होता है, व्यस्त जगह मतलब ए बिजी प्लेस, हम लोग ऐसे रटते थे। तो देखिए कितना रटिएगा, हजारों वन वर्ड है, हजारों फ्रेज है, हजारों मीनिंग है, तो आप कितना रट पाइएगा, उतना तो मेमोराइज करना मुश्किल ही है। तो देखिए हम कैसे याद करना है कि फ्रेज को कोई एक चीज से अपना जोड़ लीजिए। जैसे देखिए हम पहला आज एक प्रश्न लाए हैं, ये CGL 2020 में पूछा है, कहता है कि लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। आप प्रश्न देखिए कि लाइक मतलब की तरह, ए मतलब एक, फिश मतलब मछली। देखिए फ्रेज को आप तोड़ दीजिए, मतलब तोड़ के उसका सेंस निकालिए कि जैसे कह रहा है कि शी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट हर न्यू जॉब, मतलब वह महसूस करती थी या महसूस की लाइक अ फिश मतलब एक मछली की तरह, आउट ऑफ वाटर मतलब आउट मतलब बाहर, वाटर मतलब पानी, मतलब पानी से जब बाहर मछली को निकाल देते हैं तो जैसा वो फील करता है वैसा ही वह फील करती थी अपने नए जॉब, एट हर न्यू जॉब मतलब अपने न्यू नौकरी में, मतलब जो भी है नई नौकरी में। तो देखिए इसको कैसे याद करना है कि मछली जब पानी से निकाल देंगे तो क्या होगा, छटपटाएगा, क्योंकि मछली जल की रानी है। अब उसको पानी से बाहर निकाल दीजिएगा तो बेचैन हो जाएगा बेचारा या बेचारी जो भी होगा। तो जब बेचैन हो जाएगा तो देखिए तो कौन सा मेरा ऑप्शन है जो इस फ्रेज का अर्थ निकलता है, तो एंग्री एंड हर्ट, कंफर्टेबल एंड रिलैक्स। जल से निकाल दीजिएगा मछली को तो कंफर्टेबल महसूस करेगा कि बेचारा बेचैन महसूस करेगा। चौथा नंबर में हैप्पी एंड फ्री, खुश और आजाद महसूस करेगा, उसका तो भाई जलने में वो जीवने है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस, मतलब उसको अनकंफर्टेबल महसूस होगा और बेचैन हो जाएगा। तो देखिए तो अगर हम ऐसे याद करें कि लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस मतलब बेचैन, तो आप किसे याद करिएगा, उसका सेंस निकालिए ना कि मछली को जल से बाहर निकाल देते हैं तो बेचैन हो जाता है, मर जाता है, छटपटाने लगता है। तो आपको यहीं से आपका फ्रेज का अर्थ दिख जाएगा दोस्तों। अब देखिए, अब हम दूसरा फिर एक और फ्रेज लाते हैं। आप देखिए प्रश्न देखिए, ये भी CGL 2020 मेंस में पूछा है। ये क्या पूछा है कि एप्पल ऑफ वंस आई। तो देखिए अब इसको तोड़िए, फ्रेज को देखिए, हम यही बता रहे हैं कि 2-4 आज हम आपको एक ओवरव्यू देना चाहते हैं कि आप इस तरह से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। देखिए कितना आपको आनंद आएगा और कितना बढ़िया से समझ में आएगा। आपको इंग्लिश से मतलब लगेगा कि दम इंग्लिश ही पढ़े, दम इतना रोचक आपको लगने लगेगा। तो जैसे देखिए जो प्रश्न है एप्पल ऑफ वंस आई, तो तोड़िए इसको। एप्पल मतलब सेव, ऑफ मतलब का, वंस मतलब कोई भी व्यक्ति का, आई मतलब आंख, किसी व्यक्ति की आंख के सामने अगर सेव आप ले जाइएगा तो सेव को देख करके हम लोग बचपन में मन ललच जाता था। उसका मतलब है कि बहुत अच्छा लगता था कि अब हम भी खाएं, मतलब इस तरह का फीलिंग होता था। तो इस फ्रेज का अर्थ क्या हुआ, बहुत प्यारा। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब आंखों का तारा, बहुत प्यारा। तो अब देखिए अगर ऐसे ही याद करिएगा कि एप्पल ऑफ वंस आई, वेरी डियर, तो आप कितना कैसे याद करिएगा, आप बना लीजिए उसका एक ट्रिक्स कि हाँ भाई मतलब एप्पल ऑफ वंस आई मतलब आंख के सामने अगर सेव ले जाएंगे तो मन ललचा जाएगा, पानी आने लगेगा, इसका मतलब बहुत अच्छा चीज है, बहुत मतलब प्यारा चीज है, आंखों का तारा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वेरी डियर हो जाएगा। तो ये दो हम फ्रेज लाए थे। आप इसी तरह से जितना भी फ्रेज 1000-2000 जितना भी फ्रेज प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है
आप सबको मतलब पार्ट में तोड़ तोड़ के उसका पूरा फ्रेज के मीनिंग को अलग अलग तोड़ के एक अपने तरह से सेंस बना लीजिए। हम ऐसे कोशिश करेंगे कि जब भी आगे मतलब हम लंबा, जैसे ये चैनल जब बनाए हैं तो लंबा जब वीडियो हमेशा जब भी फ्री टाइम रहेगा मेरा खाली समय तो उसमें बनाएंगे तो हम आपको पूरा बना देंगे कि इस फ्रेज को ऐसे सोचना है वैसे सोचना है। लेकिन आप अभी से बनाइए, अपना जाइए और पूरा प्रीवियस ईयर को इस तरह से बना लीजिए कि आपको फ्रेज रटने की जरूरत ना पड़े, बस देखिए और आप बना दीजिए कि अच्छा इसमें ये सेंस लगेगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न लाए हैं, वॉइस का प्रश्न लाए हैं। तो देखिए वॉइस में क्या होता है कि वॉइस में हम लोग क्या होता है कि जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट के रूप में। अब प्लस यहाँ का हो जाता है, जो कुछ भी होता है ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है। अब प्लस यहाँ V3 हो जाता है, अब प्लस यहाँ बाई लग जाता है और सब्जेक्ट यहाँ चला जाता है, ऑब्जेक्ट के पास चला जाता है, मतलब उलट जाता है। तो हमसे सीजीएल में प्रश्न पूछा जाता है, एक एक्टिव वॉइस में दे देगा आपको 4 ऑप्शन रहेगा कि पैसिव में चेंज कीजिए, या पैसिव वॉइस में रहेगा उसको एक्टिव में करके पूछेगा। तो मेरा मानना है कि हम इतना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट क्यों घुमाने जाएं, हम क्यों ना यहाँ से ही पकड़ ले कि इसका वर्ब क्या है, तो जो उसका वर्ब होगा उसमें V3 लग जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। अब देखिए कैसे इसको बनाना है। ये जो प्रश्न है हम लाए हैं सीजीएल 2020 का प्रश्न है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए कि द थेफ्ट वाज रिपोर्टेड टू द पुलिस बाय द क्यूरेटर। जो थेफ्ट था वाज रिपोर्टेड, देखिए हमको आगे पीछे नहीं करना कि मतलब द थेफ्ट पीछे जाएगा, द क्यूरेटर आगे जाएगा, ये सब पर पहले ध्यान नहीं देना, केवल वर्ब से छांटना है। कैसे छांटना है कि वर्ब क्या है भाई, ऑक्सिलरी वर्ब देख लिए वाज है, और उसके बाद मेन वर्ब क्या है, रिपोर्टेड है, मतलब वाज रिपोर्टेड है। इसका मतलब है कि वाज प्लस V3, वाज प्लस V3 किसमें लगता था, प्रेजेंट इन पास्ट इन डिफिनिट में, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में आता था कि वाज के साथ V3 लगता था। इसका मतलब है इसमें बाई लगल है तो ये पैसिव वॉइस है, इसको हमको एक्टिव वॉइस में लाना है। इसका मतलब है कि इसका जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो V2 आएगा, क्योंकि V2 को ही ना हम जब पैसिव में बदलते हैं तो वाज प्लस V3 आता है। तो देखिए ऑप्शन कितना खूबसूरत रहता है, वाज का चर्चा दिया है। आप 1 नंबर ऑप्शन में देखिए, द क्यूरेटर हैज रिपोर्टेड है, तो वाज की बात है तो हैज कहां से आएगा, तो काट दीजिए। दूसरा नंबर में भी हैज है, द क्यूरेटर हैज, तो फिर काट दीजिए, हैज है तो बातें खत्म हो गया। तीसरा नंबर में इज रिपोर्टिंग है, तो वाज की बात है तो इज कहां से आएगा। तो चौथा नंबर मेरा तो उत्तर ऐसे ही हो गया कि द क्यूरेटर रिपोर्टेड, V2 लगा हुआ है। तो देखिए हम क्या समझाना चाहते हैं कि जैसे वॉइस है, अगर हम इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बाई पूरा अगर बनाएंगे तो 20 प्रश्न पूछता है, तो उसको बनाने में कम से कम तो समय लग जाएगा। तो हम क्यों ना वर्ब को ही दे करके छांटे, तो वर्ब से ही आपका करीब करीब 10-12 क्वेश्चन 20 में आपका छंट जाएगा। तो जब हम वर्ब से ही क्यों ना छांट दें, तो इसी प्रश्न को देखिए ना, वर्ब से कैसे छांट रहे हैं कि वाज रिपोर्टेड देख लिए, इसका मतलब है कि वाज वाला लगा है मतलब V2 में जाएगा, तो V2 वाला ऑप्शन कौन सा है, पहला हैज है, दूसरा में हैज है, तीसरा में इज है, कट गया, चौथा एक ही है जो कि रिपोर्टेड है। तो यहीं से उत्तर देखिए। तो आपको आगे पीछे जो मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और बाई ये सब जो समय है करने में लगेगा वो बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखिए अब अगला प्रश्न पे फिर हम आते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी सीजीएल 2020 में पूछा हुआ है। इसमें क्या पूछा है दोस्तों, आप प्रश्न देखिए कि ए न्यू सॉन्ग इज बीइंग कंपोज्ड बाय हर। तो हमको कुछ नहीं देखना है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट नहीं देखना है, केवल हमको एक ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब देखना है कि क्या लिखे है कि इज है, बीइंग है और कंपोज्ड है। अब जरा देखिए इज है, बीइंग है, कंपोज्ड है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसका क्या होता है, ये पैसिव वॉइस में है, तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इज प्लस V4। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं कि किसमें इज प्लस V4 लगा हुआ है। हमको क्या सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है इससे कोई मतलब नहीं है। तुम वॉइस अब जब भी बनाइए केवल वर्ब से छांटना स्टार्ट कर दीजिए, देखिए आपका सेकंडों में बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए पहला नंबर ऑप्शन है कि
शी वाज कंपोज। तो देखिए, तो इज की बात है तो वाज कहाँ से आएगा, नरेशन में नहीं। मतलब जब शेड लगा रहता है तो उसको बदलते हैं तो इज वाज में बदल जाता है, लेकिन वॉइस में तो सीधा सीधी जो जिस टेंस का रहता है उसी में मतलब बदलता है, केवल वर्ब का तीसरा रूप आ जाता है ऑक्सिलरी वर्ब लेके। तो जरा देखिए, तो वाज कंपोज तो होगा नहीं। दूसरा नंबर ऑप्शन में हैड बीन कंपोजिंग, तो हैड कहाँ से आ जाएगा, इज की बात है, हैड कहाँ से आ जाएगा, तो दूसरा भी काट दीजिए। तीसरा नंबर में इज कंपोजिंग हो सकता है। चौथा नंबर में देखिए कंपोज भिट्टू ला दिया, तो भिट्टू तो पास्ट टेंस की बात कर दिया, तो ये भी कट गया, तो मेरा कौन सा उत्तर हो गया, तीसरा नंबर। तो देखिए, तो दोस्तों आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और बाई ये सब देखने का जरूरत पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। क्या आप देखें कि इज बीइंग कंपोज्ड है, इसका मतलब है कि इज प्लस भी फोर कौन सा ऑप्शन में है, तो पहला में वाज है, दूसरा में हेड है, चौथा में भिट्टू है, मतलब कि तीसरा नंबर मेरा उत्तर हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया वॉइस की बात। अब हम आपके सामने आज एक बहुत बड़ा जो भय रहता है हिंदी माध्यम छात्रों को, वो रहता है सेंटेंस अरेंजमेंट क्लोज टेस्ट। इन सब से बहुत भय रहता है कि जब चार सेंटेंस बहुत बड़ा बड़ा सा दिखता है तो लगता है कि हमको से तो नहीं बन पाएगा। लेकिन देखिए, अगर उसमें आप कमजोरी कड़ी देखिएगा कि इसमें क्या क्वेश्चन में कमजोर करी है, तो आपको इतना बढ़िया लगेगा। जैसे हम भी जब शुरुआत में मतलब तैयारी करते थे तो लगता था 13-14 में जब हमारा स्टार्टिंग था, इंटरमीडिएट के बाद हम तैयारी में लगे थे, तो लगता था कि 100 नंबर भी इंग्लिश में आ जाएगा तो बहुत बड़ी चीज है, मैथ से 190-95 ला देंगे। लेकिन देखिए, इंग्लिश से इसीलिए भय लगता था कि उस टाइम हम केवल रटने पर भरोसा रखते थे, कोई समझाने वाले ही नहीं थे कि लिटरेचर को कैसे बनाना है। मतलब ग्रामर तो किसी तरह रट के वन वर्ड फ्रेज ये सब तो बना देते थे, लेकिन लिटरेचर में वैसा समझ नहीं विकसित हो पाता था। इसी चक्कर में मतलब बनाने के लिए मेहनत तो करते थे, पूरा बनाते थे कि वो मतलब जो भी था क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ते थे, लगता था ये पहले ऐसे बनाते थे कि ये अच्छा लग रहा है, ये हो सकता है, काहे होगा ये सब नहीं पता रहता था, लगता था कि अच्छा है। तो इससे थोड़े ना कंपटीशन निकलेगा आपका, तो पूरा उसमें ग्रामेटिकल पकड़ होना चाहिए, एक समझ होना चाहिए क्यों हुआ, मतलब आपका एक तर्क संगत आपका अप्रोच होना चाहिए, तभी तो आप बना पाएंगे। हम लोग के साथ हिंदी माध्यम वालों के साथ यही रहता है कि अच्छा लग रहा है, हो सकता है यही होगा, मतलब किसी तरह हम लोग रंग देते हैं इंग्लिश को। तो इस अप्रोच से बचना है। अब हमें मतलब हिंदी माध्यम के होते हुए भी इंग्लिश को इतना अच्छा करना है कि सीजीएल के प्रश्नों को दम बहुत अच्छे से मतलब हैंडल करना है, बनाना है दोस्तों। अब देखिए, आज हम आपके सामने सीजीएल 2020 मेंस में पूछा हुआ PQRS लाए हैं, और उसको जो मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट लाए हैं उसको देखिए आप कैसे आसानी से बना देंगे। इसके लिए पहले हम एक आपको बात बताना चाहेंगे कि देखिए, एक चीज आप जानते होंगे, प्रोनाउन। प्रोनाउन जानते होंगे, प्रोनाउन का मतलब है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसको सर्वनाम कहते हैं, हिंदी में आप समझिए। और संज्ञा किसे कहते हैं कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इस नाम ये सब का बोध कराता है, उसको संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे बचपन में हम लोग को एस्से लिखने के लिए मिलता था कि गाय पर एक लेख लिखिए, तो लिखते थे का कि द काउ इज एन एनिमल या ए 4-फुटेड एनिमल, गाय एक चौपाया जानवर होता है। उसके बाद क्या लिखते थे कि इट हैज 4, मतलब इट स्टार्ट करते थे ना, जैसे द काउ लिख लेते थे, उसके बाद अगला लाइन भी द काउए लिखते थे, ये नहीं लिखते थे क्योंकि एक ही शब्द का बार बार रिपीटिशन होता है नाउन का, तो उसके जगह पे प्रोनाउन आता था, इट आ जाता है, चाहे जो कुछ भी। जैसे मान लेते हैं कि राम एक लड़का है, तो राम इज ए बॉय, वह घर जा रहा है, तो अब क्या लिखेंगे कि राम घर जा रहा है, राम इज गोइंग टू हाउस, ऐसे लिखेंगे नहीं। मतलब नाउन को बार बार रिपीट होने से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं कि संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है सर्वनाम कहते हैं, तो उसके लिए ही लगाते हैं। तो अब देखिए यहां से क्या कंसेप्ट आया कि जैसे अगर कोई सेंटेंस अरेंजमेंट दे देगा कि राम एक लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है, इसका मतलब है कि वह तो कौन, मतलब राम, मतलब कि पहले नाउन आएगा तबे ना प्रोनाउन आएगा उसके लिए। इसका मतलब है कि अगर सेंटेंस अरेंजमेंट में राम रहे और ही रहे, इसका मतलब है कि पहले राम आएगा तभी उसके बाद प्रोनाउन आएगा उसके लिए, तो ही आएगा। अगर एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि पहले नाउन आता है तब प्रोनाउन आता है,
तो आपका बहुत सारा PQRS ऐसे ही बन जाएगा जो सेंटेंस अरेंजमेंट होता है। देखिए 2020 का प्रश्न है, आप प्रश्न पढ़िएगा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा, इतना बड़ा प्रश्न है, एक P है, एक Q है, एक R है और एक S है। अगर हम भी अगर आपको पूरा पढ़ पढ़ के बताने लगेंगे तो ये समय घंटों कम पड़ जाएगा, लेकिन हम आपको अप्रोच बताना चाहते हैं कि कैसे इतना बड़ा जो प्रश्न आपको दिख रहा है उसको कैसे बनाना है। तो देखिए क्या हम बताएं कि प्रोनाउन के पहले नाउन, तो P में पढ़ते हैं, P में क्या लिखा हुआ है, तो P में लिखा हुआ है दे फील। तो दे क्या है, वे लोग, वे लोग मतलब कौन लोग, वे क्या है, प्रोनाउन है, इसका मतलब इसके पहले नाउन आया होगा। दे मतलब वे लोग, कौन लोग है, एक मतलब है कि एक पहले कोई ना कोई नाउन आया होगा। अब देखिए तो इसका मतलब है कि प्रोनाउन है तो ये पहला नहीं हो सकता है। अब क्यू में देखते हैं और आर में देखते हैं और एस में देखते हैं। तो क्यू में क्या है कि यंग पीपुल ऑन द अदर हैंड, मतलब जो युवा लोग हैं, ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरे तरफ। भैया आप ये बताइए कि दूसरे तरफ पहले एक तरफ की बात आएगा तब ना दूसरे तरफ की बात आएगा, पहले पहला तरफ की बात होगा ना कि राम अच्छा है वहीं श्याम खराब है, मतलब कि जहां राम एक और अच्छा है वहीं दूसरे तरफ श्याम खराब है, तो पहले पहला तरफ की बात करेगा तब ना दूसरा तरफ की बात करेगा। तो क्यू में क्या आ गया, अदर हैंड है, मतलब दूसरे तरफ की बात है, तो इसका मतलब है कि इसको भी हटा दीजिए। और तीसरा नंबर ऑप्शन में क्या है, द पीपुल दिया है, और चौथा नंबर जो है एस में देखिए, जो एस की बात कर रहे हैं एस में भी दे दिया है। दे का मतलब क्या हुआ, वे लोग, तो कौन लोग भाई, मतलब इसके पहले कोई ना कोई प्लूरल नाउन आया होगा तभी ना उसके लिए प्रोनाउन दे आया है, मतलब एस भी पहला होने का संभावना नहीं है। अब देखिए आर पहला हो सकता है, तो एक ही को तो मेरा ऑप्शन है आर में, देख लीजिए पढ़ भी लीजिए, द पीपुल, तब पीपुल क्या है, लोग है, ये मतलब प्लूरल है तो इसके लिए दे का प्रयोग आया है। पी में और एस में पीपुल के लिए ही तो दे का मतलब आया है ना। तो अब देखिए आप इस तरह से क्या बना लिए कि मेरा एक ही उत्तर होगा, नाउन से स्टार्ट हो रहा है चौथा नंबर। चौथा में क्या है, आर है, पी है, एस है, क्यू है। पहला नंबर ऑप्शन में पी से स्टार्ट था तो पी में दे लगा है तो होगा नहीं। दूसरा नंबर ऑप्शन में दे से एस से स्टार्ट है, एस पी क्यू आर है, तो एस में भी दे लगा है तो ए भी पहला नहीं होगा, पहले प्रोनाउन थोड़े ना होगा, पहले नाउन होगा। तीसरा नंबर ऑप्शन में देखिए पी से स्टार्ट है तो पी में भी दे लगा है, प्रोनाउन है, तो इसको भी हटा दीजिए। चौथा नंबर ऑप्शन बच गया, आर से स्टार्ट है, नाउन से स्टार्ट है। तो देखिए तो दोस्तों अगर हम इसको पढ़ने बैठते हिंदी करना चाहते कि हम पूरा मतलब विद्वान है, हम पूरा हिंदी कर रहे हैं, तो इतना बड़ा जो प्रश्न आपको दिख रहा है कभी आप पढ़ पाइएगा, 2 घंटा में 200 क्वेश्चन रहता है, आपको तो एक क्लू निकालना है ना इतना बड़ा देखने में। लेकिन देखिए तो अगर केवल इतना कॉन्सेप्ट ही बन जा रहा है कि पहले नाउन तब प्रोनाउन, दे है प्रोनाउन है, ये पहले नहीं होगा, इसके लिए कोई नाउन आया होगा, तो सीधा दे पी में है, एस में है, पी एस से 3 ऑप्शन है, तीनों कट गया, चौथा मेरा उत्तर हो गया। देखिए तो कैसे सेकंडों में आप बना रहे हैं। अब देखिए अब हम अगला प्रश्न एक और है PQRS का, ABCGL 2020 मेंस में पूछा है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या पूछा है कि पहला नंबर जो देखिए, पहले तो हम ऑप्शन पे आते हैं फिर प्रश्न भी देखते हैं और ऑप्शन भी देखते हैं साथ साथ में। क्या है कि ऑप्शन देखिए, पहला एस है, आर है, क्यू पी है, दूसरा है पी एस आर क्यू है, तीसरा है आर क्यू पी एस है, चौथा है एस क्यू आर पी है, एस क्यू आर पी है। अब देखिए 2 में एस है, पहला ऑप्शन में एस है, दूसरा चौथा ऑप्शन में भी एस से स्टार्ट है, तो जरा देखिए तो पहले हम क्या बताएं कि प्रोनाउन तो पहला होगा नहीं, तो देखिए तो एस नंबर में क्या है, एस नंबर यहां बना लेते हैं, पी है, क्यू है, आर है, एस है। तो एस में देखिए लिखा है ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम है, तो देम यहां क्या आ गया, प्रोनाउन की बात करने लगा, तो पहले क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो एस तो मेरा पहला होने का सवाल नहीं मतलब बन रहा है, इसका मतलब है कि एस वाला जो ऑप्शन है हम उसको काट देते हैं। देखिए ना इसके आगे भी है, ही भी लगा है, तो ही मतलब कौन, वह,
तो यह भी प्रोनाउन का केस है, लेकिन पहले तो हम देम ही देखें, वहीं से काट दे कि ज्यादा चांस है कि प्रोनाउन नहीं होगा। अब देखिए आर में देखिए बट, तब बट आ गया लेकिन, तो लेकिन क्या है, कंजक्शन है। जिसे हम कैसे कहते हैं कि मतलब खाना तो बढ़िया बना है लेकिन हमको भूख नहीं है। मतलब पहले आप थोड़े ना कहिए कि लेकिन हमको भूख नहीं है, तो कोई पूछेगा ना भाई कि काहे नहीं भूख है। तभी खाना मतलब दोनों चीज हो सकता है कि बढ़िया भी बना चाहे नहीं हो बढ़िया बना, लेकिन भूख ना है हो, मतलब तो ऑप्शन समझिए कि मतलब लेकिन कब आएगा, लेकिन परंतु कब आएगा, इसके पहले कोई ना कोई सेंटेंस आएगा तभी तो बट से स्टार्ट होगा। तो बट है आर में, लेकिन इसके पहले पक्का कोई सेंटेंस आया होगा, तो आर से भी मेरा पहला स्टार्ट नहीं होगा। तो मेरा कौन उत्तर बच गया, पी नंबर। पी में देख लीजिए, आई हैव सीन सेवरल यंग एग्जीक्यूटिव, तो देखिए यंग एग्जीक्यूटिव की बात है, नाउन का मतलब आया है। तो अब देखिए इस तरह से आप क्या करिए, इतना बड़ा जो भी था PQRS आप इसको बना दे रहे हैं, तो आप इस तरह से मतलब अप्रोच लगाइए। एक सिंपल सा था, क्या था कि नाउन जो भी है प्रोनाउन के पहले आएगा, बस इतना केवल पता है। तो देखिए इतना बड़ा सा CGL का मेंस का जो है PQRS बन जा रहा है। तो अब मेन बात यह है कि ये मार्गदर्शन देने वाला आपको मिल जाए, तब आप देखिए बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न को बनाने लगिएगा। तो आप इस तरह से सोचना स्टार्ट कीजिए, हम आपको बता रहे हैं, आपको काफी फायदा करेगा। अब देखिए दोस्तों एक और प्रश्न है, ये भी PQRS का ही हम लाए हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये 2018 CGL मेंस का है। अब देखिए हम इतना बड़ा बड़ा प्रश्न इसीलिए आज लाए हैं ना कि आप लोग जो भी इंग्लिश से डरते हैं उनका हम डर भगा दें कि इंग्लिश कोई बड़का चीज नहीं है, बशर्ते कि हमको समझाने वाला जो मार्गदर्शक हों वो अच्छे हों। तो अंग्रेजी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, हम आसानी से अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए जो CGL मेंस का जो प्रश्न है, अब इसमें भी वही कंसेप्ट लगाइए, किस पर आधारित है कि नाउन प्रोनाउन पर, पहले नाउन फिर प्रोनाउन। अब देखिए P नंबर में दीज है, तो दीज मतलब ए सब, तो ए सब मतलब कौन सब, एक पहले जरूर कोई नाउन आया होगा तब ना भाई, दीज मतलब ए सब, तो कौन सब भाई, तो कोई जरूर आया होगा। और देखिए तो दीज फीचर्स मतलब विशेषता बता रहा है कि ये सब जो फीचर्स हैं वो सब, तो कौन सब भाई, इसके पहले जरूर कोई नाउन आया होगा ना, तो पी तो मेरा होगा नहीं। अब देखिए आर में भी देखिए, आर में क्या लगा है, दीज मतलब ये सब, तो कौन सब, एक पहले कुछ आया होगा ना नाउन, ओकरे ना विशेषता बता रहा है कि ये सब चाहे वो सब। अब देखिए एस में देखिए, एस में भी लगा हुआ है एज अगेंस्ट दीज, तो यहां भी दीज आ गया, यहां भी विशेषता बता रहा है, मतलब ये सब, तो कौन सब भाई, एक पहले नाउन आया होगा ना, एक मतलब है कि पी और आर और एस से पहला तो होगा नहीं, मतलब सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगा। क्यू से हो सकता है, तो मेरा क्यू से एक के वो ऑप्शन है, पी आर और एस से देखिए ना, पहला में आर से स्टार्ट था तो नहीं होगा, तीसरा में एस से स्टार्ट था तो नहीं होगा, चौथा में पी से स्टार्ट था नहीं होगा, दूसरा में क्यू से स्टार्ट है, तो मेरा उत्तर हो गया क्यू में। देखिए ना फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, मौलिक अधिकार की बात करता है, फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सेबल है, मतलब देखिए यहाँ नाउन आ गया ना, फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार। तो देखिए इसी के विशेषता बताने के लिए ना, मतलब दीज मतलब ये सब, यहाँ भी दीज आया है मतलब ये सब, दीज मतलब ये सब मतलब कौन सब, मौलिक अधिकार की विशेषता बता रहा है। तो देखिए आप ये जान जाइएगा कि नाउन तब उसका बाद प्रोनाउन आएगा, चाहे उसके लिए कोई विशेषता बताने के लिए विशेषण आएगा, तो आप इतना बड़ा सा प्रश्न को एक सिंपल कंसेप्ट से आप बना देंगे कि पहले नाउन उसके बाद प्रोनाउन ये सब आएगा, चाहे उसका कोई विशेषता बताएगा। पहले राम आएगा ही नहीं, पहले अच्छा लड़का है, मतलब कौन अच्छा लड़का है भाई, तो राम अच्छा लड़का है। तो इस तरह से आप लॉजिक तार्किक मेथड से, तुकबंदी मेथड से आप अंग्रेजी के बड़े से बड़े सेंटेंस अरेंजमेंट के प्रश्नों को बना सकते हैं। तो आप इस तरह से सोचना आप भी शुरू कीजिए और रोचक तरीके से इंग्लिश को बनाइए। अब दोस्तों देखिए, अब हम, ये तो हो गया PQRS सेंटेंस अरेंजमेंट की बात, अब हम आपको क्लोज टेस्ट का डर भगाते हैं। ये देखिए CGL 2020 में बहुत बड़ा एक मतलब जो भी है 5 मतलब PT में पूछता है, 5 मतलब उसमें भरने वाला रहता है क्लोज टेस्ट में, तो ये पूछा हुआ है 2020 में। अब देखिए क्लोज टेस्ट से भी लड़का लोग बहुत डरते हैं कि क्लोज टेस्ट बहुत बड़ी चीज है, तो हम इसीलिए CGL का प्रश्न लाए हैं
कि MTS ये सब लाएंगे तो आप भी कहिएगा कि छोटा छोटा प्रश्न को बना रहे हैं। हम CGL मेंस और CGL का क्वेश्चन लाए कि आपको डर जब भाग गया ना कि इंग्लिश बहुत बड़ी चीज है, ये डर भाग गया ना तो आप अच्छा आसानी से बना लीजिएगा। केवल सबसे पहले डर भागना जरूरी है दोस्तों। अब देखिए, पहले पढ़िए जो भी है। सबसे पहले क्लोज टेस्ट में क्या ध्यान रखना रहता है कि ये जो क्लोज टेस्ट है घटना पे आधारित है, कि किसी चीज के बारे में है और उसका टाइम एंड टेंस क्या है, मतलब उसमें मतलब किस तरह का, मतलब वर्तमान की बात कर रहा है कि भविष्य की बात कर रहा है कि भूतकाल की बात कर रहा है। तो देखिए सब अब पढ़िए, पढ़ रहे हैं कि व्हेन यू इंटर ए रेस्टोरेंट, मतलब इंटर लगा हुआ है यू के बाद, इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये वाक्य है कि मतलब सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1 क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मतलब कह रहा है कि जब आप रेस्टोरेंट में प्रवेश करते हैं, प्रश्न आप देखिए पूरा बड़ा सा आपको दिख रहा होगा, When you enter a रेस्टोरेंट, जब आप एक रेस्टोरेंट में प्रवेश करते हैं तो हम समझ गए कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, नेचुरल बात कर रहा है, कि आप डे टू डे की बात कर रहा है कि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, यू टेक योर रिक्त स्थान, आप अपना क्या लेते हैं, तो ऑप्शन में है प्लेट, तो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप प्लेट लेते हैं, काउंटर लेते हैं, सीट लेते हैं कि स्टेज लेते हैं। तो आप जब भी जाइएगा रेस्टोरेंट में तो सबसे पहले घटना पे आधारित है, आप क्या करिएगा, ये तो मतलब कॉमन चीज है कि आप जाइएगा रेस्टोरेंट में तो सबसे पहले बैठिएगा, उसके बाद बैठ करके आप देखिएगा कि मतलब क्या खाना है, सोचिएगा कि क्या खाना। तो देखिए अब हम इसको आगे लॉजिक से बताते चलते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सीट आ जाएगा, प्लेट नहीं आएगा, प्लेट लेते हैं। रेस्टोरेंट में जाते के साथ आप पहले बैठते हैं ना कि पहले बैठेंगे, ऐसा थोड़ा है कि मतलब जैसे कि मतलब भोज है कि मतलब प्लेट लेकर लाइन में लग गए। रेस्टोरेंट में जाइएगा, आप बैठिएगा, उसके बाद जो वेटर होंगे आपके पास आएंगे कि सर आपको क्या चाहिए, चाहे आप बुलाइएगा कि क्या क्या खाना है भाई, क्या क्या मेनू है। तो ये घटना पे आधारित है। अब ये पूरा आप पढ़िएगा ना तो आपको एक बार पूरा पढ़ लीजिए सरसरी निगाह से, टाइम एंड टेंस पता कर लीजिए कि मतलब कौन सा टाइम एंड टेंस है, उसके बाद आपका खुद ही लॉजिक लगने लगेगा। तो पहला नंबर जो 1186 का उत्तर क्या आ जाएगा, तीसरा नंबर आ जाएगा, सीट आ जाएगा। कि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। अब आगे पढ़िए, एंड और यू आर सर्व्ड ए ग्लास ऑफ वाटर, और आपको एक गिलास पानी मिलता है। सबसे पहले आप जाइएगा तो बैठिएगा तबे ना पानी मिलेगा भाई, प्लेट लीजिएगा तब पानी मिलेगा। देखिए ना ऑप्शन देखिए, स्टेज पर जाइएगा तब पानी मिलेगा, काउंटर पर जाइएगा तब पानी मिलेगा, कि बैठ जाइएगा तो आपको एक गिलास पानी सर्व किया जाता है। मतलब आपको कोई आकर पैसिव हुआ से, यू आर सर्व मतलब आपको पानी दिया जाता है, सर्व किया जाता है, मतलब आप बैठिएगा तब ना आपको पानी दिया जाएगा। तो ये मेरा तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, सीट आ जाएगा, कि जब हम अपना जगह वहां लेते हैं, जगह ग्रहण करते हैं। अब देखिए आगे कहता है कि यू टेक योर, आप लेते हैं अपना रिक्त स्थान, टू डिसाइड मतलब निर्णय करने के लिए आप अपना रिक्त स्थान लेते हैं। व्हाट यू शुड ऑर्डर, कि आपको क्या ऑर्डर करना चाहिए। अब देखिए रिक्त स्थान में है प्लेस, आप जगह लेते हैं निर्णय करने के लिए। रेस्टोरेंट में भाई गेले हैं तो आप जगह कहाँ से जगह लीजिएगा, पेन है तीसरा नंबर ऑप्शन में, पेन। कलम लेते हैं निर्णय करने के लिए कि हमको क्या खाना है। चौथा में वैलेट, अपना मतलब वैलेट देखते हैं कि इसमें पैसा है कि नहीं है। और दूसरा में क्या है, टाइम है, दूसरा नंबर ऑप्शन में है टाइम। तो आप निर्णय लेने के लिए आप सोचिएगा ना भाई, समय लीजिएगा कि अच्छा का मतलब खाएं का न खाएं। रेस्टोरेंट में जाइएगा तो आप यही ना सोचिएगा भाई का खाएं का न खाएं, आप थोड़ा देर समय लीजिएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये देखिए लॉजिक वाला कॉमन सेंस की बात है, ये हैबिचुअल डे टू डे वर्क से जुड़ा हुआ क्लोज टेस्ट है। आपको इस तरह से तार्किक आना चाहिए। अब देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, टाइम मतलब आप अपना समय लेते हैं डिसाइड करने के लिए कि का खाएं या का नहीं खाएं, का ऑर्डर किया जाना चाहिए। यू शुड ऑर्डर, कि क्या हमको ऑर्डर करना चाहिए। अब देखिए आगे कहता है तो इसका उत्तर कौन हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अब देखिए आगे पढ़ते हैं कि व्हेन ए रिक्त स्थान अपीयर्स, जब एक क्या अपीयर्स आता है, यू आस्क हिम टू रूटीन क्वेश्चन, आप उसको से रूटीन वाला क्वेश्चन पूछते हैं। तो जरा बताइए तो पहला नंबर में है फ्रेंड, दूसरा नंबर है मैनेजर, तीसरा नंबर है क्लीनर, चौथा नंबर है वेटर।
तो देखिए यहाँ तो कॉमन सेंस से आप बना सकते हैं कि रेस्टोरेंट में जाएंगे भाई तो वेटर मिलेगा, वेटर से ना आप रूटीन क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, अब कुछ लोग कहेगा कि हो सकता है किस तरह का प्रश्न है भाई, उसका हो सकता है कि उसका दोस्त भी डेली वहां आता होगा, चाहे मैनेजर से ही वो डेली रूटीन वाला कोई दूसरा प्रश्न करता है। तो अगर यहाँ से आपका उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप अगला लाइन पढ़ लीजिए। अगला लाइन क्या कहता है कि आप यू आस्क हिम द रूटीन क्वेश्चन, रिक्त स्थान डू यू हैव, द वेटर विल बिगिन टू रिसाइट। अब देखिए, अब वेटर आपको रिसाइट मतलब करना शुरू करेगा। इसका मतलब है कि आप किसको से क्वेश्चन पूछिएगा, वेटरे से ना पूछिएगा, तब ना वो आपको जवाब देगा। तो देखिए, तो आगे वाला लाइन से पीछे वाला लाइन का मेरा क्लोज जुड़ा हुआ था। तो यहाँ दोस्त नहीं होगा, मैनेजर नहीं होगा, क्लीनर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वेटर हो जाएगा। वेटर जो होते हैं वो मतलब रेस्टोरेंट में खाना परोसने वाले व्यक्ति को कहते हैं। आपको वन वर्ड में भी पूछ सकता है कि ए पर्सन हु सर्व्स द फूड इन द रेस्टोरेंट, तो क्या हो जाएगा, वेटर हो जाएगा दोस्तों। तो अब देखिए कितना बढ़िया से बना दीजिए कि अब बनाइए, क्या बनाइए कि व्हेन ए रिक्त स्थान, तो व्हेन ए क्या हो जाएगा, वेटर अपीयर्स, जब एक वेटर आता है, अपीयर्स मतलब दिखाई पड़ता है, यू आस्क हिम, आप उसको से पूछते हैं, द रूटीन क्वेश्चन मतलब जो भी डेली वाला जो रूटीन क्वेश्चन है ना, आप पूछते हैं, रिक्त स्थान डू यू हैव, रिक्त स्थान डू यू हैव। अब देखिए, अब क्वेश्चन आप क्या करिएगा वेटर से भाई, कि आप यही ना कहिएगा कि अरे भाई खाना में क्या है, क्या क्या मेनू में है। अब देखिए ऑप्शन में है पहला नंबर व्हेन, दूसरा नंबर हाउ, तीसरा नंबर व्हाट, चौथा नंबर व्हाई। अब देखिए क्या पूछिएगा कि व्हेन डू यू हैव, आपके पास कब कब की बात करिएगा, व्हेन से क्या होगा, कब की बात आएगा। दूसरा नंबर हाउ, कैसे की बात आएगा। चौथा नंबर व्हाई, क्यों की बात आएगा। और तीसरा नंबर जो है व्हाट, व्हाट मतलब हुआ क्या, तो यहाँ क्या का बोध आएगा कि क्या। व्हाट डू यू हैव मतलब आपके पास क्या है, मतलब आप यही ना पूछिएगा कि ये भाई साहब इन्हें आइए, मतलब मेनू में काका है, आप यही पूछिएगा ना, मतलब काका है मतलब क्या क्या है, मतलब मेनू में क्या है। मेनू क्यों है ये पूछिएगा, मेनू कैसे है, मेनू कब है ये पूछिएगा कि मेनू क्या है, मतलब खाना क्या क्या है भाई। देखिए कितना एकदम लॉजिकल चीज है, मतलब डे टू डे से जुड़ा हुआ चीज है, मतलब घटना पे आधारित क्लोज टेस्ट पूछा हुआ है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1189 में मेरा क्या आ जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा कि खाना में क्या क्या है। अब आगे पढ़िए, द वेटर विल बिगिन टू रिसाइट, मतलब जो वेटर है मतलब जवाब देना शुरू करेगा, क्या करेगा, रिक्त स्थान डेज मेनू जनरली विद नथिंग न्यू इन इट, मतलब इसमें सामान्यतः कोई नया चीज कुछ भी नहीं है, बट यू लाइक टू हियर इट ऑल ओवर अगेन। अब देखिए यहाँ क्या भराएगा, द वेटर विल बिगिन टू रिसाइट। अब ऑप्शन में है दिस, ए, एन और द। अब देखिए तो एन का प्रयोग कहाँ लगता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, तो आर्टिकल में एक नियम होता है कि एन का प्रयोग जिसका मतलब उच्चारण स्वर की तरह होता है, जैसे एन ऑनेस्ट, अ का उच्चारण आ रहा है। अब देखिए यहाँ डे है, यहाँ देखिए ना भर रहे हैं डेज है, तो डे का मतलब हम ड ऐसे लिखते हैं, तो ये स्वर है कि व्यंजन है, व्यंजन है, तो इसके पहले एन तो किसी हालत में नहीं आएगा, तो एन कट गया। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि द वेटर विल बिगिन टू रिसाइट, मतलब जो वेटर है कहना शुरू करेगा, द रिक्त डेज मेनू जनरली विथ नथिंग न्यू इन इट, मतलब इसमें कोई नया चीज नहीं है, मतलब वही सब चीज है, मतलब निश्चित है कि मतलब जो मेनू में है ना साहब, मतलब वो आपसे कहेगा कि साहब जो मेनू में रहता है ना वही सब है, इसमें कोई नया चीज नहीं है, मतलब कि निश्चितता की बोध कराता है, सर्टेनिटी की बोध कराता है। तो जरा सोचिए आर्टिकल में आप पढ़े होंगे कि जहाँ सर्टेन चीज की बोध कराता है, बात कराता है, तो वहाँ डिफिनिट आर्टिकल लगता है, तो का लग जाता है, द है जो डिफिनिट आर्टिकल है, तो यहाँ का लग जाएगा, द लग जाएगा, द डेज मेनू। तो देखिए तो दोस्तों इसमें जो हम क्लोज टेस्ट पांचों बना है, तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा, चौथा नंबर द हो जाएगा। तो इसमें हम आपको क्या क्या बताएं कि देखिए पहले तो आप क्लोज टेस्ट कब बना पाइएगा, हम आपको शुरुआत में ही कहे हैं कि खाना जब खाने जाइएगा तो आप किनारा से उठाइएगा
कि आप बीच से उठाइएगा। गर्म खाना रहेगा तो आपको तो किनारा से उठाना पड़ेगा, कि धीरे धीरे किनारा से जब खाना उठाइएगा तो धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा, फिर आप पूरा खाना खा लीजिएगा। तो उसी प्रकार ये क्लोस्टेस्ट है, PQRS है। क्लोस्टेस्ट में टाइम एंड टेंस पहले पता रहेगा तब ना समझिएगा, साइनो एंटोनिम्स पता रहेगा तब ना भरना तुकबंदी मेथड लगाइएगा, ग्रामर का नियम पता रहेगा तब ना बनाइएगा। तो मेरा यही कहना है कि अंग्रेजी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, हम लोग भी कर सकते हैं, हम किए भी हैं। हिंदी माध्यम वाले बहुत सारे छात्र हैं जो सीजीएल में अच्छा स्कोर ला रहे हैं, टॉप रैंक ला रहे हैं, मतलब अच्छा 4600-4800 ग्रेड पे मतलब पे चयनित हो रहे हैं। तो अब कैसे हो रहे हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी तैयारी कर रहे हैं। डर जाएंगे तो छोड़ देंगे, डरना नहीं है, करना है। और कैसे करना है, सीढ़ी दर सीढ़ी करना है, बस बेस बनाना है। उसके बाद बनाते 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 समझ विकसित करना है, और उसके बाद फिर पूरा ग्रामेटिकल तैयार करना है। उसके बाद फिर पूरा प्रीवियस ईयर प्रश्नों को बनाना है। उसके बाद आपका देखिए सफलता बहुत आसानी से मिलेगा, आप चयनित आसानी से होंगे। तो आज का अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आपको इंग्लिश से जो इतने प्रश्नों को हमने मतलब बनाने की कला जो हम सिखाए हैं कि कैसे सोचा जाता है, आपको निस्संदेह बहुत फायदा करेगा। और आपका जो अंग्रेजी के प्रति एक भय होगा, मेरा मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका भय थोड़ा बहुत जरूर कम होगा। और हमें उम्मीद है आप अच्छा से अंग्रेजी की तैयारी करेंगे और चयनित होंगे जल्द से जल्द, और चयनित होकर के देश के निर्माण में भागीदार बनेंगे।